नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और जो हमारी हिंदी के लिए जो यूपी टेट और सी टेट के लिए जो आपके लिए हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो इससे पहले भी हमारे चैनल पर जो है इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। देखिए, जो हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं, तो उसमें आपको सीक्वेंस पूछा गया तो कि उन्होंने सबसे पहले कौन सी किसकी रचना की, उसके बाद में। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी। तो इसमें आपको जो पहचानी, तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो है, देखिए, सबसे पहले उन्होंने मधुशाला की रचना की, फिर मधुवाला, उसके बाद में मधु कलश, फिर निशा निमंत्रण की जो है रचना की थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको मिलाने की हिंदी प्राचीन सम्मेलन कब हुआ था। तो चलिए हम लोग जल्दी से मिला लेते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1910 में। और काशी नागरी प्रचारणी सभा ये कब आयोजित हुई थी, ये आपकी हुई थी 1893 में। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा में आयोजित हुई थी 1918 में। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो कौन है। आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर केशव दास। तो इनमें से कौन है तुलसीदास के रचयिता, ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो है वो तुलसीदास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। आपके ऑप्शन है मन्नू भंडारी की, सुषम वेदी, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियम वदा। तो प्रियम वदा, तो ये आपके ऑप्शन है। तो ये किसकी है, ये लिखी है प्रभा खेतान की। देखो ये आत्मकथा किसकी है, प्रभा खेतान की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है। आपके ऑप्शन है कबीर का, नानक का या फिर दादू या फिर रैदास। तो इनमें से किसका है, तो ये वाक्य है रैदास का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको तद्भव पहचानने, तो आपके ऑप्शन है त्रिकुटी, प्रभु, खेत या फिर नाथ। तो इसमें कौन सा तद्भव है, ऑप्शन नंबर बी खेत जो है एक तद्भव शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो आपके ऑप्शन है धड़ाम, औरत, लाश या फिर पतलून। तो इनमें से जो देशज शब्द आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धड़ाम जो है देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि छछूंद के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है, देखिए वही एक गाने में भी आता है कि छछूंदर के सर पे ना भाए चमेली, तो उस टाइप का है। तो आपके ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना या फिर मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना या फिर योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो ये आपके ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि ऋग्वेद जो है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा सही। तो जो ऋग्वेद जो है इसका संधि विच्छेद ऋग्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आप बीती शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसमें आपको पहचानना तो आप बीती का मतलब क्या होता है, आप पर बीती। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप पर बीती। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो क्या हो जाता है, आप बीती। तो जहाँ पर कुछ शब्द लुप्त हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या पर, ये जो है यहाँ पर लुप्त होके आप बीती हो गया। तो जहाँ पर बीच में कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है तो वो किस में आ जाती है, वो तत्पुरुष समास में आ जाती है। और तत्पुरुष समास में भी अगर पूछा जाए तो किस में, तो अधिकरण जो आपका इसके तत्पुरुष समास के जो पार्ट होते हैं, 6 तत्पुरुष समास के अंदर 6 पार्ट होते हैं, उसमें से जो 6वां पार्ट होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, तो ये उसमें आता है आप बीती। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। देखिए अब तो आपके पास समय कम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि
अधिकरण कारण जो कारक होता है इसकी पहचान क्या होती है, जैसे कि किसी वाक्य में आपको में मिल जाए या फिर पर मिल जाए, तो ये इस तरीके से आप इन दोनों को अगर आप कहीं पे देखें तो वहाँ पे आप अधिकरण कारक टिक कर सकते हैं, मोस्टली आपका सही ही हो जाएगा। देखिए अब हमारा क्या है, गद्यांश है। 12 और 13 नंबर क्वेश्चन हमको गद्यांश से छांट के लिखने हैं, तो पढ़ते हैं। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, तो किसका किसका राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है गांधीवाद में, और यही इसकी विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्रायः राजनीति क्षेत्र तक ही सीमित हो चुके हैं। तो वर्तमान में क्या है कि जितने भी वाद प्रचलित हैं वो जो है केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सिमट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। और क्या है कि ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो कहाँ कहाँ तक सीमित है? आपके ऑप्शन है राजनीतिक क्षेत्र तक, आत्मा तक, सांप्रदायिकता तक, या फिर धर्म तक, या फिर धर्म तक। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे धर्म होना चाहिए। तो कहाँ तक सीमित है? हम लोगों ने देखा था कि राजनीतिक क्षेत्र तक ही वर्तमान के मुद्दे सीमित हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को जनसेवा और आध्यात्मिक तत्व को ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, या फिर राजनीतिक आध्यात्म और सांप्रदायिकता। तो किसमें अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को गांधीवादी का आधार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव, या फिर नागार्जुन। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो कौन है? तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि प्लुत स्वर कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके का जो ओम लिखा होता है इसको प्लुत स्वर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपके ऑप्शन है लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य, या फिर नियोजन। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नियोजन, क्योंकि ये विलोम हो जाएगा। प्रयोजन का विलोम क्या होता है? नियोजन। तो यहाँ पे आपका समानार्थी शब्द नहीं रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि ऋतु का विलोम शब्द है। तो आपको पहचानने आपका ऑप्शन है सरल, वक्र, त्रिकोण, या फिर सीध। तो ये आपके ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा? ऋतु का विलोम होता है वक्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो देखिए विशेषण का जो निर्देश है वो अशुद्ध दिया है। तो 2.5 ये अपूर्णांक बोधक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपूर्ण बोधक है। 2.5 कितना भी हो सकता है, आगे पीछे कुछ बताया नहीं हमको। ऑप्शन नंबर बी जो दूसरा लिखा है ये क्रमवाचक है। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रमवाचक हो गया। इसी तरीके से वह नौकर, कोई विशेषण नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वह नौकर। अगर आपसे कहा जाए वह नौकर तो इसमें कोई विशेषता तो झलक नहीं रही है। 26 का बात करें तो पूर्णांक बोधक है। हाँ 26 जो है पूर्णांक बोधक कहा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये अशुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के लिए भेद का बोध होता है। तो किसका होता है? ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपके ऑप्शन दिए। तो इसमें किसका जो है? तो इसमें दिया गया आपका निजवाचक सर्वनाम का बोध इससे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन है चील, सरसों, कड़ी, या फिर संतान। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो ये सारे के सारे
एक तरीके से स्त्रीलिंग ही है, तो स्त्रीलिंग में ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुल्लिंग शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग इसलिए स्किप कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 जो है हमारा, जो ये पद्यांश दिया गया है उसको देखकर हम लोगों को करना है। तो चलिए पढ़ देते हैं कि वरदंत की पंक्ति, कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकै घन बीज जगह, छवि मोतिन माल आमोलन की, घुंघरारी लटें लटकै मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी, वली जाऊं ललाइन बोलन की। तो आपके हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते। तो इस पद्यांश में कौन सा रस है? देखिए इन दो क्वेश्चन में टिक लगा दिया है, तो किसी ने प्रैक्टिस सेट में, तो उम्मीद है कि आपको सामने दिख ही जाएगा। तो इसमें कौन सा है? वात्सल्य रस है। और उपरोक्त पद किस कवि का है? तो ये हाँ, ये जो लाइनें दी हैं ये पूछा गया है कि ये किसकी लाइन है। तो ये जो है तुलसीदास की लाइन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है? तो कौन सा विकल्प शुद्ध है? आपके ऑप्शन दिए हैं। शाह जो है क्या मूर्धन्य से होता है, चा कंठ से होता है, शाह जो है वो दंत से होता है, या फिर शाह ये जो है तालव्य से होता है। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए ये जो शाह जो होता है ये दंतव्य से होता है। यहाँ पर सा बोलने के लिए जो है हमको हमारी जो जीभ है, जीवा जो है वो हमारे दांतों को स्पर्श करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है यहाँ पर, अशुद्ध। तो आपके ऑप्शन है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। शायद नहीं हो सकता, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि दो जो महाप्राण व्यंजक होते हैं तो उनका उच्चारण एक साथ नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं कि हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। हाँ बिल्कुल हो गया है। छा जो एक संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल छा मिलकर बना है। विसर्ग कंठ वर्ण है, हाँ ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में जो लड़के के विषय में कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध है? आपके ऑप्शन है पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता या फिर एक वचन। तो इनमें से क्या चीज़ गलत हो जाएगी आप लोगों को बताना है। देखिए बहुवचन, मेरे लड़के की बात आ रही है, तो यहाँ पर जो है बहुवचन नहीं एक वचन है जो बात कर रही है। तो बात हो रही कि मेरे लड़के ने, या फिर अगर बहुवचन होता तो मेरे लड़कों ने हो जाता, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाता। तो इस चक्कर में आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि राम आम खाता है। वाक्य में कौन सा रूप है? आपके ऑप्शन है कर्मवाच्य, उपयवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्तव्यवाच्य। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका कर्तव्यवाच्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो ये आपके ऑप्शन है, और इसमें से आपको क्या अलंकार बताना है। आपके ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर श्लेष बताना है। तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा? देखिए मैं आपको पहचान बता दे रहा हूँ। देखिए वैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी श्लेष जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जब भी कभी लाइन में आपको एक ही शब्द जो है लगातार रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिस्टेंस में होना। अगर लगातार होगा तो वो बदल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे पानी दिया हुआ है, यहाँ पर पानी दिया हुआ और यहाँ पर पानी, और ये तीनों जो दिए गए हैं शब्द, तो इनकी जगह बदलने से उनका अर्थ भी बदल जा रहा है। तो इस चक्कर में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? श्लेष। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो एक ही शब्द जो है रिपीट हो रहा है लेकिन लगातार नहीं। अगर यहीं पे पानी पानी हो जाता तो आपका यहाँ पर श्लेष नहीं, फिर आपका दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आपके ऑप्शन है अंगना, आँख, चाँद या फिर अंक। तो इसमें कौन सा आपका जो है शुद्ध है? तो इसमें जो आपका शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा अंगना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो आपके ऑप्शन है सन्निधि। देखिए सन्निधि पूछा गया किस तरीके से लिखा जाता है, तो सन्निधि किस तरीके से लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इस तरीके का जो सन्निधि होगा वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा
30 नंबर इसको देख लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या फिर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। ये आपके ऑप्शन है। तो किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है उपचारात्मक जो शिक्षण की सफलता निर्भर करेगी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको जो भी आपकी एग्ज़ाम है इसी तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो ये अभी हिंदी हो रही है, आपका जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा तो उसकी भी तैयारी अच्छे से आपको कराई जाएगी हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।